सर, सबसे पहले आप हमारी रिक्वेस्ट पर आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सवालों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन आज जो सवाल हैं वो जानने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। सर, जब आप वर्दी में थे तब आप खुद को एक अफसर मानते थे या जिम्मेदार नागरिक? देखिए, मैं चूंकि मेरी ड्यूटी है कि अगर कोई मुझसे सवाल किया जाए तो मैं ईमानदारी से जवाब दूं। जब मैं बिल्कुल ही नई नौकरी में आया तब एक साधारण परिवार का होने के नाते और हिंदुस्तान में जैसे हम लोग, मैं जिस परिवार का था उसकी तुलना में आईपीएस थोड़ा सा एक उससे बड़ा चीज माना जाता था। तो कहीं ना कहीं यह कि अब मैं एक बड़े ओहदे पे चला गया हूँ तो वह भ्रम कुछ दिन तक मुझे भी रहा, जैसे तमाम अफसरों को एक लंबे लंबे समय तक रहता है। सर, आपका पहला ट्रांसफ़र किस वजह से हुआ था? देखिए, शुरू के मेरे जो ट्रांसफर्स हुए वह रूटीन के ट्रांसफर थे, लेकिन कुछ समय बाद जब मैं ये कहूँगा कि जब मैं एक प्रकार से एक्टिविस्ट अफसर बन गया, उसके बाद से निश्चित रूप से ज़्यादातर कारक मैं रहा कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जब मेरी बातें आमतौर पे नागवार लगी किसी न किसी को और मेरा ट्रांसफर हुआ। यदि आप शांत पड़े रहें, बैठे रहें या हाँ में हाँ मिलाते रहें, आप व्यवस्था जन्य कोई, जिसको मैं शब्द कहता हूँ, खुराफात न करें, आपको जो व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार चलते रहें, तब आपकी प्रगति निश्चित रूप से होनी है। सर, आपने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी, ये जानते हुए कि वो उस समय के मुख्यमंत्री के पिता थे। तो क्या आपको एक अफसर होते हुए इस बात का डर नहीं लगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ क्या वह सही है? मैं उनका जो जिला है इटावा, उसके बगल का जिला है फिरोजाबाद, वहाँ तैनात था और वहाँ उनके समधी लगते थे कि वहाँ एक विधायक थे, उनसे उन्होंने हमारे ऊपर हमने उनकी कुछ बातें नहीं मानी थी, नाराजगी में कुछ कातिलाना हमला किया। तो मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह जी स्वयं थे, मैंने उनको फोन करके बताया था और तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुम्हारा जो है तुम चले आओ लखनऊ, एफआईआर मत करना। मैंने कहा कि सर मैं एफआईआर तो करूंगा ही। तब उन्होंने कहा एफआईआर करना तो विधायक का नाम मत लेना। उसके बाद से लगातार ऐसे हालात रहे। मैं अब जब भी कुछ करता था यह जानता था कि इस प्रक्रिया में मुझे कुछ न कुछ परेशानी होगी और मैं उन परेशानियों को झेलने के लिए, उनका सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता था। निश्चित रूप से मैं कई स्थानों पे बहुत ही लंबे तरह से परेशान किया गया, बहुत तरह से परेशान किया गया, लेकिन मानसिक रूप से मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहता था और यही कारण है, मुझे लगता है, कि मैं टूटा नहीं। तो सर, जैसे कि आपकी इस एफआईआर की मांग के बाद आपके ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगा, तो आपको क्या लगता है ये एक पर्सनल नीति थी या कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी यानी कि राजनीति साजिश थी? जब मुलायम सिंह जी वाला एफआईआर हमने कराया तो उसके बाद मेरे ऊपर 2 गंभीर आरोप लगे, एक नहीं 2। एक गंभीर आरोप लगा, बल्कि जिस घर रूम में अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसी के बात मान लीजिए, यही आरोप लगा कि मैंने और मेरी पत्नी ने एक अनजान महिला के साथ मैंने बलात्कार किया, यह आरोप था और मेरी पत्नी ने उस प्रक्रिया में असिस्ट किया, वो उसका दूसरा हिस्सा था उस आरोप का। और लेकिन वह वन ऑफ द रेयर एफआईआर था, मैं कहूँगा, कि जिसमें मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त वाली बात थी। मैं दौड़ रहा था कि आप विवेचना कीजिए और पुलिस उसमें भाग रही थी विवेचना से। 3 साल तक विवेचना को लिए बैठी रही। मैं हाई कोर्ट गया, मैंने कहा इसकी जल्दी विवेचना हो, लेकिन उन्होंने तभी अंतिम रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं मामले को खत्म करना, पुलिस जब मामला खत्म करती है तो उसको फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट बोलती है, वह भी तब किया जब उनको लग गया कि हाँ अब अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, दूसरी सरकार आ रही है, तब उनके ढाढ़स हुआ कि नहीं अब इसे फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे। यानी यह जानते हुए भी कि वह झूठा मुकदमा है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी संबंधित अफसरों की कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगावें। और बाद में फाइनल रिपोर्ट भी लगाया और यह भी लिखा कि इसमें झूठा आरोप महिला ने लगाया, लेकिन वह तब हुआ जबकि
जब भी अब मतलब अब इस पर मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है अखिलेश जी दोबारा आ जाता तो हो सकता वो कभी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाते, ये भी संभव था, मुझे वो मुकदमा झेलना पड़ता। सर इतना गंभीर आरोप जैसा कि आप पर लगा, तो उस स्थिति में पारिवारिक कितना सपोर्ट आपको मिला? जितने भी गंदे से गंदे, घटिया से घटिया, ऊंचे से ऊंचे आरोप लगे, ईश्वर की कृपा रही कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत 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 अधिक सपोर्ट किया। मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर जो अधिवक्ता हैं, तो मैं तो उनसे स्नेह करता ही करता हूँ। जो हमारे विपक्षी रहे वह भी स्नेह में मेरे साथ साथ उनका भी नाम लिखवा देते हैं मुकदमे में। हमको मुलजिम बनाते हैं तो उनको भी बना देते हैं कई बार। सर एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो भी वायरल हुई आपकी और माननीय नेताजी की, जिसमें वह एक फंक्शन की बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहूँगी उस फंक्शन में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, अभी मुझे पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो फंक्शन जसराना में था, वही फिरोजाबाद में, जहाँ उनके एक रिलेटिव थे, उनके समधी लगते थे, कोई निकट परिवार में ही। तो पहले उनकी पूरी बात मानी जाती थी। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो उनके समधी के रूप में अपने आप को वहाँ के सर्वे सर्वा एक प्रकार से आदमी समझता ही है कि भाई हमारी सरकार है। तो मैं जब नीति और कानून की बात करता था तो वो मुझसे बेहद रुष्ट थे। उसी मामले को लेके वहाँ उनकी तरफ से कातिलाना हमला हुआ था। मैंने उस पर FIR दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री जी ने यानी कि नेताजी ने यानी कि दिवंगत श्री मुलायम सिंह जी ने उसमें कहा मैंने उनको बचाया था, लेकिन सत्यता यह नहीं थी। सत्यता यह थी कि उस समय उनका नहीं फोन आया था। जब घटना घट गई, वहाँ हमला हुआ था, फिर मैं और उस बल्कि मेरे साथ जिला मजिस्ट्रेट एक महिला थी, वह भी थी। फिर मैं आया और हम लोग DM के ही आवास पे गए। DM के आवास से, उन्हीं के फ़ोन से मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, श्री मुलायम सिंह जी से, और उनको बताया था। तो बल्कि यह जैसा मैंने भी कहा कि उन्होंने कहा था FIR मत करना, उन्होंने कहा था विधायक का नाम न देना। मैंने उनमें से एक बात न मानी, विधायक का नाम लिखवाया। बाद में मेरे ऊपर तमाम जो उसका मुझे वहाँ पर तब भी झेलना पड़ा। मेरा प्रमोशन होने वाला था, प्रमोशन 6 साल नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सर ये ऑडियो वायरल कैसे हुई, आई कैसे सोशल मीडिया पर? नहीं, ये ऑडियो हमने ही डाला था, यह ऑडियो हमने ही पब्लिक डोमेन में लाया था। कोई तीसरा नहीं, इसमें तो एक तरफ से मैं था, एक तरफ से नेताजी थे, कोई तीसरा आदमी तो था नहीं। तो सर आपको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि ये सिस्टम में होते ही आप सिस्टम के खिलाफ ऐसी ऑडियो वायरल कर रहे हैं? नहीं, अगर मैंने जैसा कहा, अगर मुझे डर लगता तो मैं क्यों, यह जरूर है मैंने जिसको कहते हैं कि सोच के कि उसका जो भी दंश होगा, दंश अगर कहिए, या उसकी मुसीबत होगी, वो मैं झेलूंगा। सर जब हर आटे जवाब से सिस्टम की कोई ना कोई नई परत खुलती थी, तो क्या आपको ज़रा ऐसा लगा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की कीमत है ये कहीं आपकी नौकरी भी बन सकती है? मैंने जो कुछ भी किया यह जान के समझ के किया कि इसकी मुझे कीमत देनी पड़ेगी, और उस बात को स्वीकार करके किया। मैं अगर दूसरों की, जो ताकतवर हैं, जो बड़े लोग हैं, जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, व्यवस्था गोद में लेके चल रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके पूरे वजूद को समाप्त कर देने के लिए तत्पर हैं। मैं तो भाई मान लीजिए अभी तक जिंदा हूँ, आपसे बतिया रहा हूँ। तमाम एक्टिविस्ट को उन्होंने जो है ऊपर ही पहुँचा दिया कि जब रहेंगे ही नहीं तो बवाल क्या करेंगे। तो कम से कम मुझे तो छोड़ रखा है कि मैं जिंदा तो हूँ, कम से कम पता लगा कि वो जो है वो कह रहे ज़्यादा कर रहे हो, चलो ऊपर वहीं से अपना RTI डालते रहना। आप ये RTI को आज के युवा के लिए एक बदलाव का नया जरिया कहना चाहेंगे? RTI देखिए, 3-4 चीज़ों को मैं युवा के लिए, किसी के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त चीज मानता हूँ। एक तो जिसको कहते हैं सोशल मीडिया, दूसरा RTI, तीसरा जो ये जन सुनवाई वगैरह तरह की चीज़ें हो गई हैं, सब गवर्नमेंट ने बना दिया है कि आप हमको जो है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स हैं। कहने का मतलब है कि एक तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स मैसिव हुए, अब वह जानने की जरूरत है। कई लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि व्यवस्था में यूपी में अभी भी हो रहा है, किसी को उठा के ले गए, अभी ले गए रात में, उसके जो है उसको कहा कि बाबू 2.5 लाख रुपया दे दो तो टांग में गोली मारेंगे, नहीं दोगे तो सीने पे मार देंगे। लेकिन अगर आपने, जैसे मान लीजिए आपको उठाने लगा,
आपके घर वाले ने उसमें 2 फोटो ले लिया, एक वीडियो बना लिया, तो वो फिर हाफ फ्राई फुल फ्राई नहीं करेगा आपका। और आपने तड़ से निकाला और उसको आपने जो है ट्विटर पर या कहीं पर डाल दिया, एक जन सुनवाई डाल दी, एक RTI डाल दिया। तो ये जो टूल्स हैं, हम लोगों ने एक पार्टी शुरू की आज़ाद अधिकार सेना, मेरा जो जीवन है अपना वो इसके लिए है कि वह आदमी अपनी ताकत को समझे, वह जाने कि यह टेक्नोलॉजी मेरा हथियार है, वह जाने कि RTI मेरा हथियार है, वह ये जाने कि अफसर या किसी पर हमको नहीं आधारित रहना है, हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है जहाँ कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अफसर, कोई भी सिस्टम आपका जो है आपकी कमजोरी का, आपकी मूर्खता का लाभ उठाने के लिए सतत बैठा हुआ है। सर, जैसा कि अभी आपने कुछ बदलावों की बात करी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आप ये मानते हैं कि इन बदलावों का जो कारण है वो ये मौजूदा सरकार है? देखिए, मैं उसको ऐसे कहूँगा कि एक बदलाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण था RTI का, वह बदलाव स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के शासन में हुआ। इस गवर्नमेंट में के समय यह जरूर हुआ, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशंस हुए, लेकिन मैं यह नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स कर रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं यह देख रहा हूँ कि ऐसा जितने भी टूल्स थे उन्होंने, गवर्नमेंट ने सबको दबाने को, मौजूदा सरकार ने सब चीज़ों को दबाने में कोई कोर कसर, RTI को ख़त्म करने के लिए जी जान से कोशिश की, जी जान से, लेकिन चूंकि सिस्टम बन गया है अब यह खत्म नहीं कर पाए। कई चीजें ऐसी हैं जो चाह के भी नहीं। इसलिए अगर मैं यह महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर मेरा मानना है कि अगर ये 14-15 साल या 10 साल की 15 साल की मोदी सरकार है और उससे पहले की अगर मैं कहूँ कि मनमोहन सरकार थी, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लेकर इनकी तुलना में उनकी ज़्यादा कमिटमेंट थी। इनके यहाँ तो इनके खिलाफ आप अभी किसी समाज, जैसे यूपी में मैं रहता हूँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस वाले, किसी के खिलाफ आप कुछ, मेरे खिलाफ आप अभी जाइए 10 मुकदमा लिखवा के ले आइएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो है बिल्कुल जो आखिरी पायदान का नेता होगा उस पर बड़े से बड़ा मुकदमा हो। अब कल मैं देख रहा था कि एक विधायक है बांदा कहाँ का 120 करोड़ का उस पर घोटाले का आरोप लगा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मौजूदा सरकार को मैं यह मानता हूँ, इस सरकार के एक ही आंख है, तो यह सही है कि उनका तो देख लेते हैं बगुले की भांति, लेकिन अपना जो है जैसे कि वो हाथी की तरह भी दिख रहा हो तब भी नहीं देखते हैं, 2 आंख से देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी को लेके अपने इनके यहाँ आप कोई RTI मांगते मांगते थक जाइए और इनकी सिस्टम, और धीरे धीरे सिस्टम पे भी जो कांग्रेस अब आरोप लगाती है, कोई गलत नहीं लगाती है, धीरे धीरे सिस्टम पे उन्होंने नीचे से ऊपर तक, तो कभी जुडिशियरी, तो आयोग, तो फला, हर जगह अपने लोग इन्होंने ऐसे पैक कर दिए हैं कि अब आप दौड़ के कहाँ जाइएगा भाई, वाली जन सुनवाई अफसर नहीं देगा। पहले हम लोग सूचना आयोग आते थे, वो तुरंत दिलवाता था, अब सूचना आयोग खुद उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो सर, जैसे आपने विपक्ष पार्टी की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या सिस्टम में रहते हुए कभी किसी पार्टी ने आपको कोई ऑफर या सपोर्ट करने का वादा किया हो? अब मैं तो इस बात को मुझे खुले भी कहने में दिक्कत नहीं, तो मैं कोई स्वभावतः नेता नहीं। मेरे मन में यह इच्छा नहीं है कि मैं सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, वो ये गठबंधन कर लूं और ये कर लूं। मेरी यही इच्छा है, जैसा मैंने अभी कहा, कि मैं RTI लगाते हुए ही मरूं, और मेरी कोई इच्छा नहीं। व्यवस्था में सुधार के लिए संघर्ष करने के लिए ही लगूं। इसीलिए अब आपको मैं बताऊं, आम आदमी, जब मैं नौकरी से जो है लात मार के निकाल दिया गया, तो मैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी छवि थी मेरे और उनके काम मिलते भी थे, और मैं यही संजय सिंह जी जो उनके नेता हैं उनसे मिला भी, उनके घर गया, मैं बैठा, मेरी पत्नी बैठी, उन्होंने कहा कि नहीं तो बड़ा अच्छा रहेगा और आप आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये दुनिया भर का उन्होंने कहा हमको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी ही आपको हम यह बनाएंगे वह बनाएंगे दुनिया भर की जो, और वो अपने मुख्यालय गए, मुख्यालय से लौट के आए, उसके बाद हमारा फोन ही उठाना उन्होंने बंद कर दिया। को बहुत परेशान किया, तो उन्होंने एक लाइन कहा कि भाई साहब मैं चाहता था लेकिन कर नहीं पाए। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक समान है,
तो क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी की एक सही दिशा में काम कर रही है, जैसे कि आपने अभी बोला कि आप भी इसमें शामिल होना चाहते थे? देखिए, दो बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैं निकला, बर्खास्त हुआ, सड़क पे आया तो मैंने कहा कि भाई हर आदमी घर तलाशता है, तो मैंने सोचा कि आम आदमी पार्टी, जितना भी मैं समझ पाया कि शायद मैं उसके मेरे जिस तरह का मैं व्यक्ति हूँ मेरे लिए श्रेष्ठतम स्थान वो रहेगा, ऐसा मैंने सोचा था। मुझे नहीं उस योग्य माना गया, नहीं लिया गया, वो मेरी बात मैं उस योग्य नहीं पाया गया कि मैं लिया जाऊँ, दूसरी बात है। आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई तो जिसको बोलते हैं एकदम क्लासिक ढंग से उसने वह सब कुछ करने की बात कही और की जो जिसकी ये मध्यम वर्ग अपेक्षा कर रहा था। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जिसके लिए केजरीवाल जी काम कर रहे थे, केजरीवाल। और लेकिन निश्चित रूप से जब उनको ताकत आ गई और बार बार ताकत आ गई, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मध्य वर्ग को और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को कई स्तरों पर निराश किया और भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकानेक उन पे आरोप लगे। और किसी आरोप में मेरी जानकारी, अभी सजा नहीं हुई है वो अलग बात है, लेकिन किसी में उनको यह नहीं हुआ जिससे केजरीवाल जी पे आरोप लगा, यह नहीं कि वो जाते कोर्ट गए और कोर्ट ने उनका क्वैश कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न संजय सिंह जी का हुआ, न सिसोदिया जी का हुआ, न वो मिस्टर जैन का हुआ, सारे मुकदमे चल रहे हैं। जब खुद केजरीवाल जी पर मुकदमा क्वैश नहीं हुआ, इसका एकमात्र अर्थ है कि मुकदमों में बल था। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे, ज्यादातर आरोपों में चार्जशीट गई और उस पूरी प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ रहा है। बच इसीलिए रहे हैं, मैं सीधी बात कहूँ, क्योंकि कानून की प्रक्रिया लंबी होती है। आप इसी समझ लीजिए, इस देश में कोई भी अभिषेक मनु सिंघवी साहब, हम जितना मैं सुना हूँ 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया एक ये निकाल लेते हैं। वह लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल जी के लिए हर दूसरे दिन से पहुँचते थे। तो उतना कोई दे पा रहा है या उतना कर रहे हैं, तो यह सीधी सी। और उनके सारे लोगों के देखिए, वकील देख लीजिए, वकीलों का खर्च खाली आप देख लीजिए। तो सर, जैसा आपने अभी कहा कि आप अपने अधिवक्ता खुद ही रहे हैं, डॉक्टर नूतन ठाकुर जी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करी थी, तो तब कुछ लोगों का कहना था कि जब लड़ाई आपकी थी तो शिकायत भी आप नहीं करनी थी। एक्चुअली प्रजापति जी वाले में वह हुआ ये था कि वो मूल शिकायत डॉक्टर नूतन ठाकुर ने की थी। उसमें या तो मुलायम सिंह जी को कंफ्यूजन हो गया होगा कि नूतन ठाकुर मेरी पत्नी है, तो उनको हड़काना चाहिए था नूतन ठाकुर को, उन्होंने हड़का दिया अमिताभ ठाकुर को। और बाद में जब मुलायम सिंह जी ने निरर्थक अमिताभ ठाकुर को गर्म कर दिया, तब अमिताभ ठाकुर उसका हिस्सा बना। उससे पहले यह प्रक्रिया पूरी नूतन ठाकुर की चल रही थी। लेकिन उससे पहले भी गायत्री प्रजापति जी ने भी, जब नूतन ठाकुर ने किया तो गायत्री प्रजापति जी ने यह सोच के कि अमिताभ ठाकुर पर अगर रेप का मुकदमा हो जाएगा तो नूतन ठाकुर बैठ जाएंगे, मुकदमा रेप का हम पर लगा दिया। तो उसके बाद से धीरे धीरे मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। सर, जैसा कि आपने कहा कि गायत्री प्रसाद जी ने आप पर मुकदमा दर्ज करवाया था, तो क्या आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये मुकदमा दर्ज करवाया? देखिए, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति उनके प्रमुख नेताओं में थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को लेके हमारी वाइफ ने FIR भी कराया और लोकायुक्त परिवाद भी किया। तो निश्चित रूप से उस समय समाजवादी पार्टी उसके इस पूरी प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष उनका साथ सहयोग निश्चित रूप से रहा होगा। क्योंकि जैसे मुझ पर ही जो FIR हुआ, तो जिस दिन मैंने मुलायम सिंह जी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था उसी दिन, अच्छा यह भी वही FIR है जो पहले जिसको लेके हम लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रजापति जी उस मामले को लेकर कई महीने से घूम रहे थे, उनका FIR नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने मुलायम सिंह जी पर FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया उसी दिन वो दर्ज हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब, जो है मुझे याद है 1-2 जगह अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि यह जो है RSS का आदमी है, यह RSS के लिए काम कर रहा है, उसके लिए हमारी पार्टी को बदनाम कर रहा है। अब मैं सुनता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कभार कहते हैं कि यह जो है समाजवादी पार्टी के पेरोल पे है, उसके लिए करता है। अब मुझे इस बात की खुशी है और मैं जानता हूँ कि देर सवेर यह सरकार भी बदलेगी, कोई तीसरी आएगी तो वह बोल देगा, जो विपक्षी होगा बोलेगा उसके पेरोल पे है।
यह जरूर मैंने इसका इतना तय है कि मैं किसी न किसी के पेरोल पे लगातार रहता हूँ और उसी के पेरोल पे रहता हूँ जिसके पास देने को कुछ नहीं। जैसे देने को सरकार के पास होता है और कहते हैं मैं पेरोल दूसरे से पा रहा हूँ। कि व्यवस्था में अगर व्यवस्था के खिलाफ अगर आपने सवालात किए तो व्यवस्था एकजुट होके उसमें, और ये भी बात सही है कि उसमें उस व्यवस्था का रंग जो मैंने अनुभव किया, न तो भगवा है, न तो हरा है, न तो नीला है, न पीला है। व्यवस्था का अपना एक अलग ही काला रंग है। सब पार्टी की शुरुआत करना एक साहसी कदम था, लेकिन राजनीति में आते ही आलोचना भी तेज हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आप सिस्टम से बाहर रहकर सिस्टम के खिलाफ बेहतर थे या सिस्टम में रहकर ज़्यादा बेहतर थे? देखिए, पार्टी हमने बनाई, शुरू में कुछ लोगों को लगा कि ये बड़ी पार्टी बनाएगा, फिर मुझे लगता है मैं भी समझ गया, मुझे भी था कि शायद पार्टी कुछ बड़ी हो जाएगी और कुछ औरों को भी लगा होगा। मैं बाद में समझ गया कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति प्रकृति से नहीं हूँ। पार्टी हमारी कोई ऐसी लहलहाती नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जो है साथ में हमारा बुनियादी उद्देश्य जो है हमने इसीलिए वहाँ भी रखा, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध। अब मैं चाहता हूँ तो यही हूँ कि व्यवस्था को, बेहतरी को लेके जो मेरे वश में हो, सोच में हो, मेरी ताकत हो, जो सीमित है, पार्टी भी हमारी उसी दिशा में काम कर रही है, जितनी सी भी है उसी में काम कर रही है। सर, आपने कहा था कि न्याय ही आपका मकसद है। न्याय, निश्चित रूप से न्याय से हमारा बेहद लगाव। तो क्या आपको अब लगता है कि न्याय सिर्फ अदालत से नहीं, लोगों की सोच से भी मिल सकता है? 100%। न्याय का तो अदालत एक छोटा सा माध्यम है। जैसे अब मान लीजिए छोटी छोटी चीजें हैं, लोग स्वीकार कर चुके हैं। अब आपको मैं बताऊं, मैं परसों कमिश्नर, लखनऊ कमिश्नर के ऑफिस के पास से, वहीं बगल में कोर्ट है, गुजर रहा था। मैंने एक बड़ा सा वहां पर एक प्रचार का विज्ञापन देखा, लखनऊ कमिश्नर के बाउंड्री पर लगा हुआ था, जिस पर कमल का निशान लगाए हुए थे। देखने में लग रहा था सरकार का विज्ञापन और प्राइवेट विज्ञापन था, भारतीय। अब समझ लीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ने सरकारी दफ्तर, वह भी पूरे लखनऊ मंडल के सबसे बड़े दफ्तर पे अपना इतना बड़ा बोर्ड, मतलब कितना लंबा चौड़ा बोर्ड लगा दिया। मैंने तुरंत से उसमें जो है भेजा शिकायत कि इस पे FIR दर्ज हो। आज गया था कोर्ट, आज मैं देखा कि वो पोस्टर गायब है। प्रचार एक महत्वपूर्ण चीज है नेताओं के लिए। अगर तुमको इतना प्रचार पसंद है, फिर तुम्हारे पार्टी में, मैंने सुना है भारतीय जनता पार्टी में हजारों करोड़ रुपए अपना लगाओ हर जगह पोस्टर, पैसा हमारा ले रहे हो, वह सारे पोस्टर तुम सूचना विभाग से लगते हैं, चेहरा आपका चमक रहा है, पैसा मेरा लग रहा है। वही हाल, अच्छा यह भी नहीं कि भाजपा कर रही है। अब आप देख लीजिए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कौन, क्या नाम उनका, मिस्टर मान, तो वह जो है अब मुख्यमंत्री पंजाब के हैं और फोटो वो दिखवाते हैं अपना उड़ीसा में, ऑल एडिशन फोटो छपता है उनका। तो भाई, जबकि विज्ञापन होता है, सरकारी विज्ञापन होता है सरकार की योजनाओं के लिए, किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, आप तोड़े जा रहे हैं, मेरे जैसा सिरफिरा इस पे आवाज लगाता है उसको बेवकूफ कह दिया जाता है। तो मेरा उद्देश्य इन्हीं चीजों को लेके है। इसमें लोगों को जागृत होने की जरूरत है कि भाई, वह पैसा जो तुम्हारे किसी काम आता, वह अपना चेहरा चमकाने में लगा रहा है। तो हमें जागृत होने की जरूरत है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। मैंने एक बार घोषणा की थी कि आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, जिसके चक्कर में मैं 7 महीना जेल भी काटा है। चुनाव कुछ नहीं लड़ा, 7 महीना जेल में रह के जरूर चला आया। मुझे वोट नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे चाहिए कि तुम अपने अधिकारों को जानो। तो सर, अगर आपको दोबारा से सिस्टम में आने का मौका मिले तो आप क्या कुछ अलग करेंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से जिस जिद के साथ मैं व्यवस्था की गलतियों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ, प्रयास क्या करता हूँ, उसमें अपनी शिरकत करता हूँ। मैं कोई गलतफहमी में नहीं रहता कि मैं कुछ बहुत कर पा रहा हूँ। 100 काम करता हूँ, आधा काम हो पाता है, लेकिन जो कुछ भी करूँगा इसी ईमानदारी के साथ करूँगा कि व्यवस्था में बेहतरी हो सके। कभी कभी मेरे जैसे सिरफिरे को भी कोई सांसद बना देता है, कभी बना ही देते हैं, कोई सोचते चलो इसी को बना दो। कभी कोई भी ऐसा अवसर भी मिलता है, तब भी मैं वही करूँगा जो मेरा मन करता है, मेरा मन कहता है। सर, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर आप सत्ता का साथ देते तो आप बहुत कुछ पा सकते थे? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मटेरियल टर्म्स में कहते हैं, हमसे 2-3 साल
जूनियर रहे होंगे असीम अरुण साहब, अभी मंत्री हैं, अभी कल को कैबिनेट मंत्री बनेंगे, फला बनेंगे, और राजेश्वर सिंह जी हैं, तमाम लोग हैं जो जिन्होंने नौकरी छोड़ी। जैसा मैंने कहा, मैं भी एक शार्प दिमाग का व्यक्ति था और हूँ, तो मैं पा सकता था। सर, नई पार्टी के साथ क्या कोई नई सोच भी आई है या सिर्फ मंच बदला है? देखिए, कोई मंच भी नहीं है, सोच ही सोच है, मंच कुछ नहीं है। हमारे पास सोच है, मंच नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब मैं जेल में था तो मैं देखता था कि वहाँ एक अधीक्षक था, केवल बैरक से बैरक बदलने में लाखों रुपया टाल लेता था वो, क्योंकि वो डर दिखा के कि वहाँ रहोगे तो मार खाओगे आदमी को। और वह आदमी पता लगा मोटा आसामी है या बड़े पद का है, वह या नहीं, उसको इतना भी नहीं मालूम है कि तुमको अधिकार है। अगर वो मार ही खा जाओगे, कल को अगर तुमने कंप्लेंट कर दिया तो वो जेलर सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इतनी भी उसको न जानकारी है, न हिम्मत है। तो आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि लखनऊ जेल में मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई लोगों को वहाँ सब लखनऊ जेल में सबसे बड़ा गुनाह है। आप चीलम रख लीजिए, आप अफीम रख लीजिए, गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप कागज और कलम लिए हुए हैं तो गुनाह है। आपका कागज फाड़ देगा, कलम तोड़ देगा, 5 लप्पड़ मारेगा लखनऊ जेल के अंदर। आज भी इस देश में जब आप और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जब थे तो एक प्रकार से उनके विरोध में, उनके विद्रोह में वहाँ गया था। उसके बाद भी उन्हीं के जेल में उन्हीं का अफसर हमें कागज ला के देता था, क्योंकि मैं अपने अधिकारों के प्रति सचेत था। मेरा यह मानना है कि हमें जरूरत लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का है। पार्टी हमारी नहीं चलेगी तो कौन मैं गल जाऊंगा। तुम अपने अधिकारों को जान जाओगे, तुम अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाओगे, वह महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। सर, विदुर ने भी महाभारत में सत्ता को आईना दिखाया था, लेकिन सुना किसी ने नहीं था। तो क्या आपको लगता है आपकी आवाज़ सुनी गई? नहीं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, यह सही है, और लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए मैं वह सुनाने लगूं जो सब सुन रहे हैं। यह मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कोई नहीं सुनता। और मैं समझता हूँ हमारे लोगों की परीक्षा भी यही है कि कोई ना सुने तब भी मैं अपने गीत गाता रहूँ। सर, एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी कि अगर आज के समय आप हमारे देश के सभी युवाओं को एक सीधी बात कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे जिसे वो सच में माने? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने अधिकारों को समझना चाहिए और सबसे पहले अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। व्यवस्था ऐसी है, उसमें हर कोई आपको कहीं ना कहीं पंगु बनाना चाहता है, कमजोर बनाना चाहता है, मानसिक रूप से आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। चाहे धार्मिक नेता बन के, चाहे राजनीतिक नेता बन के, वो यह कहना चाहता है कि तुम्हारा बोझ मैं ले रहा हूं, तुम निश्चिंत रहो। जबकि सच्चाई है वो तो हमारा बोझ नहीं ले रहा है, हमारा माल लेना चाह रहा है। मैं सिर्फ उससे चाहता हूं कि वो इस बात से सजग रहे, अपने निर्णय खुद ले, अपने अधिकारों को पहचाने। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जैसा कि गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो और ना ही कुछ ना करने की इच्छा रखो। अमिताभ ठाकुर ने भी यही किया। वो जानते थे कि सच बोलने से नौकरी जा सकती है, सरकार और सिस्टम उनके खिलाफ हो सकता है, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी सच बोला, क्योंकि वो जानते थे कि उनका धर्म है कर्म करना, ना कि फल की चिंता करना। शायद हम सबके भीतर एक विदुर है जो रोज अन्याय को देखता है, चुप रह जाता है, समझौता करता है, पर जब कोई अमिताभ ठाकुर जैसे लोग सत्ता के सामने सच बोलते हैं तो उस चुप विदुर को भी आवाज़ मिल जाती है। ये आवाज़ सिर्फ विरोध नहीं है, ये उस उम्मीद की आहट है जो कहती है कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। और शायद इसी से शुरू होती है असली क्रांति। द लास्ट रो टॉक्स में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और आवाज़ के साथ। आपको हमारा ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।